तो चलो अब हम देखते हैं, ये हो गया आपका। अब देखते हैं जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, ठीक है ना। तो देखो जर्नल एंट्रीज या फिर इसकी पूरी जो कंपनी अकाउंट्स बन कर रहे हैं, ये सब किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग करी थी, वो कौन से एक्ट में लिखा हुआ था, मैंने शुरू में बताया था 1932, यानी कि वो था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अपन पूरी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते थे। अब ये जो अपन कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं अपन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। कौन सी एक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ये? 2013 में एक एक्ट बना था कंपनीज एक्ट 2013। उसमें जितनी बात रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए कंपनी की अकाउंटिंग कैसे करना है, कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, सब कंपनीज की डेफिनेशन, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने, सब का सब किस में लिखा हुआ है? इस कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो ये 2013 में एक्ट लग रहा है कि अभी नया नया बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पहले भी एक एक्ट था, कंपनीज एक्ट एक इसके पहले भी था, जिसको 2013 में दोबारा बनाया गया, ठीक है ना। अब इसके पहले कौन सा एक्ट था? इसके पहले एक एक्ट था बहुत पहले, उसको बोलते थे कंपनीज एक्ट 1956, यानी कि 1956 में एक कंपनीज एक्ट तैयार हुआ था। क्लियर है ना। 1956 में एक कंपनीज एक्ट बना था सबसे पहले, जिसमें कंपनीज के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस की सारी चीजें कैसे बनती है, कंपनीज एक्ट में अकाउंटिंग कैसे होती है, सारी चीजें कंपनी के हिसाब से कौन से एक्ट में लिखा था? 1956 में, जिसको रीफ्रेम करा गया, यानी कि दोबारा से कब बनाया गया? 2013 में, ठीक है ना। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो अब जो जर्नल एंट्रीज अपन करने जा रहे हैं या प्रॉपर अकाउंटिंग जो करने जा रहे हैं, वो भी अपन इसी एक्ट के हिसाब से करेंगे। क्लियर है। क्लियर है। ये वाले एक्ट के हिसाब से अपन जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन जर्नल एंट्रीज कैसे होती है। देखो जर्नल एंट्रीज जो होती है, बेसिकली आप ये समझना, जर्नल एंट्रीज समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो जर्नल एंट्रीज, ये जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स 3 तरीके से इशू करे जा सकते हैं। अब वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? मतलब देखो 3 तरीके का मतलब यहाँ पे ये है, ये तो ठीक है आपने सीख लिया कि वो कैश में हो सकते हैं, काइंड में हो सकते हैं। उसके अलावा मतलब जो प्राइस वैल्यू होती है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, हर एक शेयर की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है जब स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कोई शेयर होता है 10 रुपए का, कोई बड़ी कंपनी हो तो उसका ज़्यादा रुपए का शेयर होता है, क्योंकि उसकी ब्रांड इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है ना। तो हर एक शेयर का अपना प्राइस होता है, ठीक है ना। तो वो जो शेयर का प्राइस है ना, वो घटता है बढ़ता है। तो जो घटता और बढ़ता प्राइस है, वो कंपनी जो बेचती है अपने शेयर का प्राइस, वो उस प्राइस के अकॉर्डिंग बेचती है शेयर्स, ठीक है ना। तो वो पहले अपन 3 तरीके जानेंगे कौन कौन से होते हैं शेयर्स करने के, इशू करने के। इशू ऑफ शेयर्स। देखो शेयर्स इशू करने के बेसिकली 3 तरीके से इशू हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? सबसे पहला होता है एट पार वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब होता है जितने का शेयर है वो उतने का ही अगर कंपनी देती है, तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि वो कंपनी किस वैल्यू पे दे रही शेयर? पार वैल्यू पे। पार वैल्यू को एक नाम से और जानते हैं, नॉमिनल वैल्यू। एट नॉमिनल वैल्यू मतलब जितने का शेयर है उतने रुपए का ही कंपनी दे रही है। जैसे देखना, एक कंपनी है, कोई ए लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, ठीक है, ए लिमिटेड नाम की। अब इनको शेयर इशू करना है और इनके एक शेयर का प्राइस है कितना रुपए? 10 रुपए। एक शेयर कितने का है इनका? 10 रुपए का है। तो जब ये शेयर 10 रुपए का शेयर है और ये पब्लिक को 10 रुपए में ही देंगे, कितने का शेयर कितने में देंगे? 10 का शेयर है, 10 का 10 में ही देंगे अगर पब्लिक को, तो उसको बोला जाता है एट पार वैल्यू। बात समझ में आ रही? पार वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू, या फिर इसको और भी बोल सकते हैं एट फेस वैल्यू। बात समझ में आई?
ठीक है ना। तो पार वैल्यू बोल दो, चाहे नॉमिनल वैल्यू बोल दो, चाहे फेस वैल्यू बोल दो, बात एक ही रहेगी। मीन्स बात ये है, समझ में आना चाहिए कितने का शेयर है, कितने में जा रहा है। मतलब 10 का शेयर था, अगर 10 में जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एट पार वैल्यू। कंपनी ने शेयर दिए कौन सी वैल्यू पे, पार वैल्यू पे। बात समझ में आई। नेक्स्ट, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब ये होता है कंपनी का जितना शेयर है उससे ज्यादा का देती है अमाउंट। जैसे कि यहां पर ना कंपनी का शेयर, एक शेयर आता है मान लेते हैं 10 रुपए का। अब कंपनी ये 10 का शेयर बेचती है, मान लेते हैं पब्लिक को 15 रुपए का। कितने का बेचा? तो इसमें कंपनी ने कितना एक्स्ट्रा रुपीज में बेचा? 5 रुपए में। तो ये जो 5 रुपए है ना, ये कहलाएगा प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रहता है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे अगर कंपनी अपना शेयर एक्स्ट्रा अमाउंट पे बेचती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट प्रीमियम पे। ठीक है ना। अब कंपनी ऐसा क्यों करती है, या फिर क्यों लेने को लोग रेडी हो जाएंगे, बताओ क्यों ऐसा होगा कि लोग, कंपनी का शेयर तो कम है सबको मालूम है, लेकिन लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, क्यों ऐसा होता है जनरली? क्योंकि क्या होता है जनरली, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनकी क्या होती है, एक तरीके की ब्रांड इमेज। मैंने बताया थी ना, गुडविल। गुडविल क्या होती है, एक पब्लिक के दिमाग में बना होता है कि हाँ, ये अगर इस कंपनी में हम पैसा लगाएंगे तो ये कंपनी हमें फायदा ही करके देगी। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया था। एक कंपनी बोल दूं मैं, एक कंपनी है कोई छोटी सी बी लिमिटेड नाम की, और एक कंपनी है टाटा। ठीक है ना। इसका भी 10 रुपए का शेयर है और इसका भी 10 रुपए का एक शेयर है। अब ये 10 का शेयर बेचना चाह रही है 15 में, और ये 10 का शेयर बेचना चाह रही है ये भी 15 में। आप किसका लेना पसंद करोगे? टाटा का। क्यों? टाटा बड़ी कंपनी, लोग जितना बोलेगी, अगर वो टाटा वाला 20 का भी बेचेगा ना, 25 का भी बेचेगा ना, तो भी लोग टाटा का ही खरीदेंगे, क्योंकि मालूम है टाटा ज्यादा बिलीवेबल कंपनी है, उसके बाद लोग भरोसा कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है वो ज्यादा प्रॉफिट भी कमा के देगी। तो जब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं, वो लोग जनरली ऐसा करती हैं कि अपना शेयर वो अपने बेसिक अमाउंट से ज़्यादा का बेचती हैं। तो जितना ज़्यादा अमाउंट होता है ना, उतना प्रीमियम कहलाता है वो अमाउंट। क्लियर है ना। ठीक है ना। जैसे आज रिलायंस का शेयर चल रहा है, रिलायंस का कितना, 2000 प्लस का शेयर है। एक शेयर कितने का आता है, 2000 प्लस का आ रहा है, मतलब 2000 रुपए के ऊपर का। तो वो बेसिकली जो इतना अमाउंट जोड़ा है ना, इतना सारा अमाउंट, वो सारा का सारा एक्स्ट्रा अमाउंट था। उन्होंने भी स्टार्ट 10-12 रुपए से ही किया था, रिलायंस वालों ने। एक शेयर 10-12 रुपए का शुरू में बेचते थे। आज उनके एक शेयर की वैल्यू 2000 के ऊपर की है, सिर्फ एक शेयर की, क्योंकि उनकी इमेज बनी हुई है। लोगों को पता है कि हाँ, ये बड़ी कंपनी है। लोग 2000 का भी खरीदते हैं, बल्कि कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो खरीदने वाले होते हैं, उनको मिलता भी नहीं है, क्योंकि इतनी कमी शॉर्टेज चलती है रिलायंस के शेयर्स की। बात समझ में आई ना। प्रीमियम की क्या होता है, जितने का शेयर है उससे ज्यादा का बेचते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रीमियम। क्लियर है। थर्ड जो कंडीशन होती है वो होती है एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का साफ समझ में आ रहा है वर्ड से, क्या होगा इसका मतलब, कंपनी का जितना शेयर है उससे कम में बेचती है। मान लेते हैं 10 रुपए का एक शेयर है कंपनी का, और कंपनी बेचेगी कितना, एग्जाम्पल ले लेते हैं 8 रुपए का। अब ऐसा कंपनी कब कर सकती है, जब कंपनी की इमेज डाउन हो रही हो, गिर रही होगी, तो कंपनी बोलेगी चलो हमारा 10 रुपए का शेयर है, आप डिस्काउंट में ही ले लो, हमें पैसे की जरूरत है। तो लोग बोल देंगे हाँ ठीक है, 6-7 रुपए का, 8 रुपए का हमें दे दो। तो कंपनी का जो शेयर की असली वैल्यू थी उससे कम में कंपनी दे रही है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एट डिस्काउंट। तो ये बेसिकली शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने की या शेयर्स इशू करने की 3 कंडीशन होती है। कंपनी 3 तरीके से करती है, पार वैल्यू, प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है ना। अब ज्यादातर ये हुआ है जब से ये एक्ट आया है, कंपनीज एक्ट 2013, तो ये वाली कंडीशन जनरली कंपनीज ने बंद कर दी है कि कोई कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी। वरना जो पहले कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, उसमें ये था, रूल था कि कंपनी चाहे तो डिस्काउंट में भी इशू कर सकती है। बट जब से 2013 में एक्ट आया है ना, उसमें ये वाला रूल खत्म कर दिया है। लेकिन रूल खत्म कर दिया इसका मतलब ये नहीं पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना है हमें, क्वेश्चंस भी आएंगे आपके इससे रिलेटेड बुक में। क्लियर है ना। बस इतना समझ लो कि इसे खत्म कर दिया है। ठीक है। तो ये था, आप इसे नोट कर लो।